हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट स्टार्क इफ़ेक्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने जीमन इफ़ेक्ट पढ़ा था। जीमन इफ़ेक्ट के अंदर हमने जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनके इफ़ेक्ट्स को देखा था। यहाँ पर हम अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस को इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देखेंगे। ये इफ़ेक्ट 1913 के अंदर स्टार्क नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार जो है वो देखा था। और जो उनकी सेटअप था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब के, हमें पता है नॉर्मली तो हम दो ही टर्मिनल्स लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। वन इज़ एनोड और अनदर इज़ कैथोड, और उनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के जिस टर्मिनल को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं उसको हम एनोड कहते हैं, और बैटरी के जिस टर्मिनल को हम कैथोड से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं, उसको हम कैथोड कहते हैं। यहाँ पर स्टार्क साइंटिस्ट ने क्या किया है, आपके पास ये एक एनोड टर्मिनल है, इस एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये आपके पास एक और इलेक्ट्रोड है, यहाँ देखिएगा, यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड आपने क्या किया है, बहुत हाई पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट किया है, अप्रॉक्सीमेट 8000 वोल्ट। और ये जो आपका एक्स्ट्रा थर्ड इलेक्ट्रोड है, ये आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जिसमें आप अपनी इन रेज़ को रख रहे हैं, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को रख रहे हैं। तो ये जो आपके पास आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप अपने पॉजिटिव आयंस, एनोड से पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं और वो कैथोड तक आ रहे थे। और आप अगर ध्यान दें तो ये जो आपका कैथोड है ये परफोरेटेड है, इसके बीच में आप ये देख रहे हैं गैप है, और इस गैप इसलिए छोड़ा गया है कि थर्ड इलेक्ट्रोड जो है इन पॉजिटिव आयंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सके। और ये जो आपका थर्ड सेकंड आपके पास और थर्ड इलेक्ट्रोड आपके पास है, ये सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रोड का जो गैप है और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें आपके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की शेप के अंदर चेंजेस मिलते हैं, और शेप के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से हमें न्यू स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। अगर आप यहाँ देखें तो स्टार्क अप्लाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड इन ए positive charged tube and analyze the resulting effect with a high resolution spectroscope. The space between the third and cathode electrode is a very thin important factor as it distorts the electron orbit of ions present in the discharge tube, and this is give the Stark effect. The effect produced can be studied both transversely at right angle and longitudinally, that is parallel to the direction of the field. Different results are obtained by above experimental setup in case of Balmer series of hydrogen spectra. यहाँ हम बाल्मर सीरीज़ की ही बात कर रहे हैं। आप जानते हैं हाइड्रोजन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है और फर्स्ट में जंप कर रहा है, n=2 से n=1 में जंप करता है, तो हम कहते हैं हमें लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन मिल गई। और अगर यही इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में से फर्स्ट शेल में जंप कर रहा है तो हम कह देते हैं कि हमें लाइमन सीरीज़ की सेकंड लाइन मिल गई। सिमिलरली यहाँ पर हम बाल्मर सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और बाल्मर सीरीज़ में आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो है आपकी n=3, और आप n=3 प्रिंसिपल शेल में से n=2 में अगर जंप करते हैं तो आपको बाल्मर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन मिलती है जिसको आप H अल्फ़ा लाइन भी कहते हैं। सिमिलरली अगर आपका इलेक्ट्रॉन n=4 से n=2 में जंप कर रहा है तो आपको बाल्मर सीरीज़ की सेकंड लाइन मिलती है जिसको आप H बीटा लाइन भी कहते हैं। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन n=5 से n=2 में जंप कर रहा है तो आपको बाल्मर सीरीज़ की थर्ड लाइन मिलती है जिसको आप गामा लाइन भी कहते हैं। इसी तरह से आपको डेल्टा एंड सो ऑन लाइन्स मिलती रहेंगी। ये जो स्टार्क ने एक्सपेरिमेंट किया है, अब देखिए एक एक करके हम उसके रिज़ल्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट रिज़ल्ट आया है
वो क्या कह रहा है, एवरी लाइन इज स्प्लिट अप इनटू ए नंबर ऑफ शार्प कंपोनेंट्स, देयर नंबर इंक्रीजेज विद सीरीज नंबर ऑफ पेरेंट लाइन। आपके पास पहली लाइन थी एच अल्फ़ा लाइन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से 2 में जंप कर रहा है। अगर आपने ये एच अल्फ़ा लाइन को स्टडी किया है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको स्प्लिटिंग कम मिलेगी, यानी कम कंपोनेंट्स मिलेंगे। आपकी ये जो एक लाइन है आपके कम नंबर में स्प्लिट होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एच बीटा लाइन को, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, अगर इस लाइन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और अब अगर आप इसको देखें तो ये आपको एक लाइन नज़र नहीं आएगी, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे और अब की बार कंपोनेंट का नंबर एच अल्फ़ा लाइन से ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम इसी बात की बात कर रहे हैं कि इट मीन्स फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज दैट इज़ एच अल्फ़ा कंपोनेंट नंबर इज स्मॉलर देन सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एच बीटा। और अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि एच गामा लाइन की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी या एच बीटा की, तो आप जानते हैं एच गामा जो है आपके पास वो लाइन है जब आपको मिलती है जो आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, तो ये हायर सीरीज़ नंबर है आपकी बाल्मर सीरीज़ का। तो एच गामा की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू योर एच बीटा लाइन। सेकंड जो आपका रिजल्ट है वो देखिए क्या कह रहा है, ऑल कंपोनेंट्स आर पोलराइज्ड इन नेचर। अब पोलराइजेशन का मीनिंग आप यहाँ पर समझ लीजिए, जो आपकी लाइट है इट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स एंड फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स। अगर आपके फोटॉन्स, ये जो आपके एनर्जी पैकेट्स हैं, ये अगर आपके सारी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के चारों तरफ, तो उस लाइन को हम कह देते हैं अनपोलराइज लाइट। लेकिन यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से एच अल्फ़ा लाइन को, एच बीटा लाइन को, एच गामा स्पेक्ट्रल लाइन को बाहर निकाल रहे हैं, आपके जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं आपको, मान लीजिए एक स्पेक्ट्रल लाइन की नहीं, अब आपको यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। एक स्पेक्ट्रल लाइन अब आपकी 3 लाइंस के अंदर डिवाइड हो गई है। जो आपकी सेम एज इट इज़ लाइन मिल जाती है आपकी ओरिजिनल लाइन के, उसको आप गामा कंपोनेंट कहते हैं। और गामा कंपोनेंट के दोनों तरफ बराबर बराबर स्पेसिंग के साथ आपको पाई कंपोनेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर ये जो आपके पाई कंपोनेंट्स हैं ये पोलराइज्ड नेचर के हैं। इसका मतलब ये जो लाइट आपको मिल रही है, इसके जो फोटॉन्स हैं वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अराउंड। तो ये आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो ऑल कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं, जो आपको 3 कंपोनेंट मिले, आपकी जो लाइन है स्पेक्ट्रल लाइन, ओरिजिनल लाइन, वो ओरिजिनल लाइन आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहे हैं, उस लाइट को देख रहे हैं, या आपके 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, डिपेंड्स, आप हायर नंबर पर जा रहे हैं। एच अल्फ़ा से आप एच बीटा चले गए, एच बीटा से आप एच गामा चले गए। तो ये जो आपके कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं आफ्टर पासिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंपोनेंट आपके पोलराइज्ड कंपोनेंट्स हैं, ये लाइट आपकी पोलराइज्ड लाइट है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट आया है, कंपोनेंट्स लाई एट इक्वल डिस्टेंस और सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ओरिजिनल लाइन। ओरिजिनल लाइन जो आपके पास है उसके दोनों तरफ आपको इक्वल स्पेसिंग की लाइंस मिलेंगी। ये नहीं है कि आपकी कहीं पर स्पेसिंग कम हो गई है, कहीं पर स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है। अगर हम ये कह दें कि हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग केस के बाद अगर एक आपकी 5 में डिवाइड हो गई है, तो वो जो आपकी बीच वाली लाइन है वो ओरिजिनल के बिल्कुल सामने होगी और बाकी के 4 कंपोनेंट आपकी बीच वाली लाइन के दोनों तरफ 2-2 कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे और उनकी जो स्पेसिंग होगी वो बराबर स्पेसिंग होगी। बीच वाले कंपोनेंट से जो 2 आपको लेफ़्ट में, 2 आपको राइट में मिल रहे हैं, उनके बीच का गैप आपके पास सेम गैप होगा, गैप कम या ज़्यादा नहीं होगा जो आपके कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं। ये आपकी स्टार के इफ़ेक्ट की जो है रिजल्ट्स हैं जो आपको एक एक करके यहाँ पर आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो फोर्थ कंपोनेंट है वो क्या कह रहा है। फोर्थ कंपोनेंट ये कह रहा है, जब आप ये जो थर्ड इलेक्ट्रोड पर जो आप वोल्टेज लगा रहे हैं, आपने अगर इसको 1 लाख वोल्ट पर सेंटीमीटर, अब ये देखिए पर सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, आपका
कैथोड और जो थर्ड इलेक्ट्रोड है उसके बीच का गैप लिया गया है। ये उसके बीच का गैप के अंदर अगर आप ये वाला इतनी वोल्टेज लगा रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है, जो स्पेसिंग है वो क्या करेगी, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे आपकी स्पेसिंग जो है वो क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसी इफ़ेक्ट को आप क्या नाम देते हैं, लीनियर स्टार्क इफ़ेक्ट कहते हैं। उसके बाद अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा की वोल्टेज अप्लाई कर दी, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं इन बिटवीन कैथोड एंड इन बिटवीन द थर्ड इलेक्ट्रोड, आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइंस यानी लाइंस ऑफ नंबर आपका बढ़ जाता है। और अब की बार ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा आपको मिल रहा है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक स्टार्क इफ़ेक्ट। इट मीन्स जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाएंगे आपका जो स्टार्क इफ़ेक्ट है वो और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है। एज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, इट मीन्स कि आप अपनी वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं। स्प्लिटिंग लाइन्स इंक्रीजेज, 3 से 5 लाइनें हो जाएंगी, 5 से 7 लाइनें हो जाएंगी और ये लाइनों का नंबर बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। इट मीन्स अगर आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर स्प्लिटिंग लाइंस का नंबर बढ़ता चला जाता है। रिजल्ट्स में आपको जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं वो आपको लार्ज नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ और आ गई है, द हायर मेंबर ऑफ द सीरीज डिसअपियर एट लोअर इंटेंसिटीज। इट मीन्स दैट फॉर एच अल्फा एच बीटा स्पेक्ट्रल लाइन बाल्मर सीरीज एच गामा डिसअपियर। ये देखिए क्या कह रहा है, एच अल्फ़ा देखिए क्या था आपका एच अल्फ़ा लाइन आपकी बाल्मर सीरीज़ की पहली लाइन है जब आप n इज़ इक्वल टू 3 से 2 में जंप कर रहे हैं। जब आप 3 से 2 में जंप कर रहे हैं आपकी एनर्जी कम है। जब आप 4 से 2 में जंप करते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो जब आपके पास एनर्जी गैप ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको यहाँ पर ज़्यादा चाहिएगी। तो आप देखिए एच गामा के लिए तो आपको अगर आपके ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब करना है तो आप कहाँ जा रहे हैं, एच गामा में आप इलेक्ट्रॉन को n इज़ इक्वल टू 5 से n इज़ इक्वल टू 2 में जंप कर रहे हैं। तो जो आपका एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। एनर्जी गैप ज़्यादा है तो इस एनर्जी गैप को डिस्टर्ब करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा चाहिएगी। तो एच गामा जो आपकी लाइंस हैं वो आपकी स्प्लिटिंग दे देंगी, आपको स्टार्क इफ़ेक्ट दे देंगी अगर आप उतना ही गैप जितना यहाँ पर एनर्जी दे दें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एच अल्फ़ा के बीच में आप देखें जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कम एनर्जी की है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम चाहिए, तो स्प्लिटिंग आपकी यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएगी। एच बीटा लाइन के अंदर जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम n इज़ इक्वल टू 3 से 2 में या 4 इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 4 से n इज़ इक्वल टू 2 में, तो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू एच अल्फ़ा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा चाहिएगी क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी ज़्यादा है। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप हायर सीरीज़ के अंदर चलते जाएंगे, लाइंस के अंदर चलते जाएंगे, तो आप क्या कीजिए, गैप देख लीजिए कि आप 4 से 2 में जंप कर रहे हैं या 5 से 2 में जंप कर रहे हैं। अगर आप ये गैप देख रहे हैं तो इस गैप से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चाहिए। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको स्टार के इफेक्ट ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मिलेगा, और अगर आपको एनर्जी कम चाहिए तो आपको उसको डिस्टर्ब करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम लगानी पड़ेगी। तो इट मीन्स आपको जो स्टार के इफेक्ट है वो लोअर फील्ड्स के ऊपर मिल जाएगा। अब इसको देखिए हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, हम यहाँ पर फोटोन का यूज़ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि n इज़ इक्वल टू 4 से 2 में जंप कर जाइए, एनर्जी इज़ इक्वल टू h न्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुँच गए हैं। अब आपका इलेक्ट्रॉन चाहे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करें, आप जानते हैं आपके इलिप्टिकल ऑर्बिट जो आपका इलेक्ट्रॉन का है उसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होगा। और आपका इलेक्ट्रॉन जो है 3D के अंदर आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपने इलिप्स शेप भी बना दी, साइज़ भी फिक्स कर दिया, लेकिन आप उस इलिप्स को स्पेस के अंदर किसी भी ओरिएंटेशन में रख सकते हैं।
तो आपकी तीन चीज़ें फिक्स हो जाती हैं जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर डालते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन को रख दिया है आपके ऑर्बिट के अंदर और वो वहाँ पर मूव कर रहा है, और जो आपका न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अपने आप लगा रहा है। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने अब उस एटम को रख दिया है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फील्ड्स इकट्ठी काम कर रही हैं। एक तो जो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, दूसरी जो आप अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रोड। अगर आपके थर्ड इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई एज़ कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको स्टार्क इफेक्ट मिल जाएगा। और अगर आपके न्यूक्लियर चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने आपके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिस्टर्ब ही नहीं किया है, तो इट मीन्स आपको स्टार्क इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपने जैसे स्पेक्ट्रल लाइन पास की थी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में से, आउटपुट में आपको एज इट इज़ वही की वही मिल जाएगी अगर आपके इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये देखा, हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम कैपिटल ईज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है कैपिटल ई से। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है W इज़ इक्वल टू W0 प्लस W1 E प्लस W2 E² प्लस W3 E³, आपकी इसी तरह से ये इक्वेशन e⁴ e⁴ तक पहुंचती चली जाएगी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई नहीं है तो आपका इक्वेशन में W इज़ इक्वल टू W0 हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने डिस्टर्ब ही नहीं किया, आपने न्यूक्लियर चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी उसको डिस्टर्ब करने वाली कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो आपका जो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वही रह जाएगी और आपको कोई भी यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो आपकी इक्वेशन के अंदर जो सेकंड टर्म है, जो थर्ड टर्म है, जो फोर्थ टर्म है, सो ऑन, आपके आगे और बहुत सारी टर्म्स आएंगी, वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगी। और आप ये देखिए कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड जो आपके पास टोटल एनर्जी है आपके इलेक्ट्रॉन की वो चेंज हो जाएगी। टोटल एनर्जी चेंज होने से आपके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की शेप चेंज हो जाएगी, साइज़ चेंज हो जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो आप जानते हैं these three things are responsible for the spectral lines। और अगर आपकी शेप, साइज़ और ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया तो आपको आउटपुट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी चेंज मिलेगी और आपकी स्पेक्ट्रल लाइन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर W0 रिप्रेजेंट करता है आपकी अनडिस्टर्ब स्टेट को, W1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट को, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो बहुत कम लगाई थी। W2 E² रिप्रेजेंट करता है सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट को। और यहाँ पर जैसे जैसे आप हायर टर्म्स पे चलते जाएंगे आप हायर ऑर्डर्स का स्टार्क इफेक्ट लेते जाएंगे। When very weak fields are applied, stark splitting hardly observed as nuclear attraction for electron is more strong and orbital path of electron और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेंस अनडिस्टर्ब। ये बात देखिए पहले ही हम बता चुके हैं, अगर आपकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका इलेक्ट्रॉन का पाथ अनडिस्टर्ब रह जाएगा और आपको कोई भी यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट नहीं मिलेगा। When field so strong that it can dominate the attraction between nucleus and electron, or applied field becomes of same order of magnitude as nuclear field, आपको यहाँ पर स्टार के इफेक्ट मिलना स्टार्ट तब होगा जब आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फील्ड। At this moment of portion of orbit where the external field is opposed to the nuclear field, the electron will be subject to no force and orbit becomes intermediate। यहाँ पर हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो फोर्स न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाई और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाई, अगर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चेंज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में नहीं मिलेगा। Under these conditions, no energy change for electron take place. If electric field further increased, we get linear effect. Second order effect is considered due to polarization of atom।
अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया, न्यूक्लियर फील्ड से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर गई, तो आप शेप, साइज़, ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का चेंज कर रही हैं, आपको यहाँ पर लाइंस मिल जाएंगी। आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा रही हैं, यहाँ पर अब एक नया काम और होना शुरू हो जाएगा। आपका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेट सेपरेटेड और वहाँ पर पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ड्यू टू दिस पोलराइजेशन आपको कुछ नई ऑर्बिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और नए ऑर्बिट्स की वजह से यहाँ पर आपको नई स्पेक्ट्रल लाइंस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम बार बार न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर किसकी वजह से है, आपके न्यूक्लियस की वजह से है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक आपका इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R²। और यहाँ पर आपका जो R है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर इनडायरेक्टली आपके पास एक रिलेशन है कि जो आपका ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करता है। आप जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाते जाएंगे तो माइंड में फिगर बना के चलिए, आपका इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, इस मीन रेडियस बढ़ती जा रही है। आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो रेडियस है उसमें डायरेक्टली स्क्वायर का रिलेशन है, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। सोचिएगा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है, तो जो कूलम फोर्स है F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो आपका F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n⁴ अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखें, इस कारण की वजह से आप अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप हायर एनर्जी लेवल्स पर जा रहे हैं। तो इट मीन्स जो n इज़ इक्वल टू स्मॉलर एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको वहाँ वो स्टार के इफ़ेक्ट में रिज़ल्ट ही नज़र नहीं आएंगे। एक फिगर की तरह हेल्प की से आपको मैं समझाती हूँ। ये कंसीडर कीजिए कि ये आपके पास आपके इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, और आपको यहाँ दो पोजीशन नज़र आ रही हैं। एक तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, दैट इज़ पेरीहेलन, और एक न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर है आपका इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ एप्रीहेलन। आपका न्यूक्लियस के पास जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उस टाइम आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन के पाथ को डेविएट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इस पोजीशन के ऊपर आपके पास यहाँ पर लो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार का इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करने के लिए आपको इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर ज़्यादा हाई एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूरी पर है आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन की सबसे कम होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसकी वजह से इस पॉइंट पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए अगर आप कम इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे देंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्टार का इफेक्ट मिल जाएगा। स्टार का इफेक्ट आपकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। दूर अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से भी आपको स्टार का इफेक्ट मिल जाता है, और जब अगर आपका इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की और आपके इलेक्ट्रॉन की और आपके न्यूक्लियस की, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस पोजीशन पर आपको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी तो आपको स्टार का इफेक्ट मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आपको स्मॉल एनर्जी के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कंक्लूज़न अगर आप देखें तो आपके पास जो एप्लीहेलन पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन इज़ फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, लेस न्यूक्लियर फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ देयर, एंड हेंस
Small applied electric field can counter nuclear field and no stark lines are obtained at this small energy और long wavelength position. अब देखिए wavelength का यहाँ पर आपने यहाँ मेंशन किया है, जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है. E इज़ इक्वल टू एच न्यू है, न्यू को आप सी अपॉन लैम्डा से रिप्लेस कर दीजिए तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा. तो आपको लॉन्ग वेवलेंथ पोजीशन कहाँ मिलेगी, जहाँ पर एनर्जी स्मॉल होगी, और एनर्जी स्मॉल कहाँ होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका दूर होगा आपके न्यूक्लियस से. सिमिलरली long wave components of any given line disappear at lower field strength than the corresponding short wave components. अब सोचिएगा कि आप खड़े हैं आपके एप्ली हेलन पोजीशन के ऊपर जहाँ पर एनर्जी कम है. अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ वहाँ पर आपको ज़्यादा चाहिएगी. तो अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो आपको यहाँ पर डिस्टरबेंस मिल जाएगी, स्टार्क इफेक्ट मिल जाएगा. इसीलिए यहाँ कहा गया है लॉन्ग वेव कंपोनेंट्स ऑफ एनी गिवन लाइन disappear at lower field strength than the corresponding short wave components. तो ये है आपका स्टार्क इफेक्ट. ये सिर्फ दो ही बातों पर डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और आपकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है या ज़्यादा है.